हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। कल इस बुक से आर के राजपूत से हमने 47 क्वेश्चन तक करा दिया था, तो आपने भी इसका सॉल्यूशन देखा होगा। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। द मिनिमम चार्ज ऑन एन आयन इज। किसी भी आयन पर मिनिमम चार्ज कितना होता है। किसी भी आयन पर मिनिमम चार्ज उतना ही होता है जितना किसी इलेक्ट्रॉन पे होता है। दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज किसी भी आयन पर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा था? बी वाला ऑप्शन इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 49। इन अ सीरीज सर्किट विद अनइक्वल रेजिस्टेंस। अनइक्वल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होगा? करंट तो सेम होगी। अगर करंट सेम होगी तो क्या चीज़ अलग अलग होगी? देखिए, दोनों में दो रेजिस्टेंस है, सपोज R1 और R2। ठीक है, दोनों में करंट सेम होगी, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात करें, वी इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर। करंट सेम होने के बावजूद भी अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तो क्या चीज़ चेंज होती है? हाईएस्ट रेजिस्टेंस हैज़ हाईएस्ट वोल्टेज ड्रॉप। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 49 का डी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। ये बताने की जरूरत नहीं है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 51। 3 ओम रजिस्टर हैविंग 2 एम्पियर करंट विल डिसिपेट द पावर ऑफ। कितनी पावर डिसिपेट करेगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर, 2 2 ज़ा 4 और आर की जगह पे क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 12 ओम, 12 वाट आ गया, सॉरी, लेकिन यहाँ पे 12 वाट तो है ही नहीं। तो हो सकता है हर बुक में कुछ न कुछ खैर मिस प्रिंटिंग होती ही है, ये कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 12 वाट, यहाँ पे इसको 12 बना सकते हो जहाँ पे 2 है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? देखिए, गैलोमीटर की बात हो रही है, गैलोमीटर और रेजिस्टेंस की बात हो रही है। गैलोमीटर में जब लो रेजिस्टेंस के साथ अगर हम बात करें सीरीज में कनेक्शन हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? एक एमीटर की तरह वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 52 में, ठीक है, तो ये कह रहा है कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये सी वाला। मैं सारे रिपीट नहीं कर रही हूँ, सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़ रही हूँ। गैलोमीटर विद लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, इज एन एमीटर। इसी को हम क्या कह देते हैं? एमीटर, जिसमें लो रेजिस्टेंस हो सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 53 है। द रेजिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर ऑफ वायर कंडक्टर इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हो रही है, लेकिन क्या है, एक वायर है, सिंगल वायर, इसका हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है कितना होता है? पार्शली इक्वल टू 0, 0 के ही आसपास होता है इसका रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 54। इफ अ पैरेलल सर्किट इज ओपनड इन मेन लाइन। अगर एक पैरेलल सर्किट है, इसको मेन लाइन से क्या कर दिया गया? ओपन कर दिया गया। अब अंदर भाई कितने ही लोड जुड़े हुए हो, लेकिन मेन लाइन, मतलब मेन लाइन किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं मेन लाइन। यहाँ से ही ओपन हो गया तो क्या अंदर कोई करंट जा पाएगी? नहीं जा पाएगी भाई। तो क्या आ जाएगा? 0 इन ऑल ब्रांचेस। तो 54 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें। इफ अ वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ओम रेजिस्टेंस इज डबल्ड। एक वायर कंडक्टर है 0.2 ओम का, इसकी लेंथ को डबल करें। सपोज पहले लेंथ L थी, अब क्या होगी? 2L। तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर पहले लेंथ L है और अब क्या हो गई? डबल, तो यहाँ रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा। जो पहले 0.2 ओम था वो अब कितना हो जाएगा? 0.4 ओम। तो आप सीधे सीधे आप बात कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ अगर डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। 360 watt bulb are in parallel across 60 volt power line. If one bulb burn open, देखिए 3 बल्ब है, इसे मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, ठीक है, बल्ब बना दिए मैंने इसमें। इनमें से एक बर्न आउट हो गया, मतलब एक फ्यूज़ हो गया, तो क्या बाकी तो अभी भी लाइन से जुड़े हुए हैं ना, बाकी तो अभी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये बल्ब अभी भी ग्लो करेंगे। ठीक है, जो तीसरा अगर हो गया, ख़राब हो गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी बल्ब ग्लो करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है राइट। द अदर 2 बल्ब विल लाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करें, द 4 bulb of 40 watt
each are connected in series with a battery across them, which of following statement is true? देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 4 बल्ब है 40 वॉट के और ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए देखिए, द करंट थ्रू ईच बल्ब इज सेम। ये आपको पता ही होगा, अगर सीरीज़ में कनेक्शन होता है तो यहाँ पे हर जगह क्या होती है? करंट सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 58, टू रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेकिन R2 बड़ा है R1 से। देखिए अभी पहले मैंने बताया था, ये ड्रॉप बोल रहा है, ये ड्रॉप का मतलब क्या है? वोल्टेज ड्रॉप की ये बात कर रहा। वोल्टेज ड्रॉप किस में ज़्यादा होगा? वोल्टेज ड्रॉप उसमें ज़्यादा होगा जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें, व्हाट विल बी एनर्जी यूज्ड बाय बैटरी if the battery has to drive 6.28 into 10 raised to power 18 electron with potential difference of 20 volt across the terminal। अब सीधे सीधे इसमें बताना है आपको कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी किसी बैटरी में अगर 6.28 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 28 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी। यहाँ पे हमें वोल्टेज गिवन है 20, करंट हमें गिवन नहीं है, करंट हम फाइंड कर सकते हैं Q अपॉन टी से, क्योंकि I इक्वल टू क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आई टी, तो यहाँ पे Q अपॉन टी हो गया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। अब बात आती है Q की, तो Q आप फाइंड आउट कर सकते हो ना N इंटू ई से, Q इक्वल टू N इंटू ई, वेर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे गिवन है 6.28 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 और E कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 19। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से 20 जूल। तो आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और सीधे भी आप बता सकते हो। देखियो अगर आपको ये डेटा याद है कि 6.28 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1 कूलॉम। 1 कूलॉम में हमेशा 6.28 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे Q की जगह ना 1 कूलॉम भी रख सकते हैं। इन केस आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे? N इंटू ई करके भी फाइंड आउट कर लोगी। क्वेश्चन नंबर 60 है, अ क्लोज स्विच हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ। किसी भी क्लोज स्विच में जब तक ओपन है, ओपन स्विच के बीच में क्या होती है? एयर होती है। एयर का मतलब क्या है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये स्विच हो गया क्लोज। अब क्लोज होने का मतलब क्या है? उतना ही रेजिस्टेंस होगा जितना वायर में होगा, 0। ठीक है, 61 क्वेश्चन की बात करें, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट इज। हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब मतलब टेम्परेचर हाई है तो रेजिस्टेंस भी हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा तो रेजिस्टेंस भी लो होगा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के केस में ऐसा होता है। तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, हीट इन अ कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू कभी भी हीट जो है कंडक्टर में क्यों प्रोड्यूस होती है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे? रेजिस्टेंस करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आते कौन है? आयंस आते हैं, आयंस बैरियर बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन और आयंस में क्या हो जाता है? कॉलिजन हो जाता है। अब इन दोनों में ये दोनों अगर कोलाइड हो जाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? बैरियर की वजह से। उस बैरियर को ही क्या बोल रहे हैं हम? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ 63 कर रहे हैं हम, द इंसुलेशन ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट, टू प्रिवेंट शॉक। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बोथ ऑफ अब फैक्टर। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट है। दोनों की वजह से हम क्या करते हैं? इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। 64th क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। अब किसी कंडक्टर में जो आउटर में क्या होती है? इंसुलेशन की थिकनेस होती है। इंसुलेशन की थिकनेस उतनी ज़्यादा होगी जितनी उसमें वोल्टेज होगी।
जैसे आपको पता होगा हाई टेंशन लाइन जो होती है, हाई टेंशन लाइंस जिन्हें बोलते हैं HV लाइंस होती हैं, है ना, तो उसमें हमेशा क्या होता है, इंसुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ऑन द कंडक्टर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम इन ऑल पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट, तो वन एंड ओनली इसका आंसर है करंट। 65 का आंसर नंबर बी, करंट। करंट सीरीज में हमेशा सेम होती है। इन द सर्किट गिवन बिलो 1.11 दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0 एंड द रेजिस्टेंस आर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, वोल्ट मीटर रीडिंग विल। देखिए, बैटरी अगर हमने कनेक्ट करी हुई है और इसके साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, अब ये बैटरी जो जुड़ी हुई है ये और वोल्ट मीटर, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अब जो हमारी बैटरी की वोल्टेज होगी वही किसकी होगी, वही वोल्टेज किस में आएगी, वोल्ट मीटर में आएगी। तो दोनों में सेम होगी, सेम रीडिंग होगी। मतलब जो बैटरी अगर 12 वोल्ट बता रही है तो वोल्ट मीटर भी 12 वोल्ट ही बताएगा, तो रिमेन सेम, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। 67 है, अगर इसी फिगर का है ये क्वेश्चन, अगर बैटरी में कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस हो, मतलब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगी वोल्ट मीटर की रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 68, अ 40 वाट bulb is connected in series with room heater. If now 40 watt bulb is replaced by 100 watt bulb, the heater output will, क्या हो रहा है, पहले 40 वाट का जो बल्ब है वो जुड़ा था पहले हीटर के साथ लेकिन अब 40 वाट को हटा के क्या रिप्लेस किया जा रहा है, 100 वाट इसमें रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें ऑप्शन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हीटर का आउटपुट क्या बढ़ेगा, क्या हीटर का आउटपुट घटेगा, क्या सेम रहेगा, या हीटर बर्न आउट हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, अगर पावर किस पे डिपेंड करती है, P=V²/R। आप सभी को पता है सप्लाई वोल्टेज तो सेम रहती है 220 वोल्ट पे, तो डिपेंड क्या हो रहा है, P इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब पावर अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, पावर अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब पहले केस में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा था, पूरे सिस्टम का मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ही ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है 40 वाट का बल्ब है, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी। लेकिन अब अगले केस में क्या हो जा रहा है, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, अब कम होगा, कम बैरियर होगा करंट के केस में। तो अगर कम बैरियर होगा तो हीटर का आउटपुट भी क्या आएगा, अच्छा खासा आएगा हीटर का आउटपुट। I²R के केस में जो करंट है, करंट तो बढ़ चुकी है ना, अब करंट बढ़ गई है, तो इस वजह से क्या होगा, इसका आउटपुट भी बढ़ेगा। तो इसका आंसर है इंक्रीज वाला, 68 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, अ 500 watt 220 volt bulb is supplied with 110 volt. Power consumption by the bulb will be, निकाल लीजिए भाई पावर कंजम्पशन कितना होगा। पावर कंजम्पशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R=V²/P। ठीक है, इस फॉर्मूले से पहले आप इंडिविजुअल उस बल्ब में कितना रेजिस्टेंस है वो निकाल लोगे। कितना रेजिस्टेंस है, V की जगह पे आप रख दोगे 220 और P की जगह पे रख दोगे 500, तो यहाँ से आंसर आएगा 96.8 ओम, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद फिर पावर कंजप्शन निकालना ना, तो P=V²/R। ठीक है, तो V की जगह आप अगेन 220 × 220 रखोगे, नहीं हाँ यही है 220 अपॉन R की जगह अब जो आया 96.8, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 125.51 वाट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कम वाट का बल्ब है, मतलब 500 वाट का बल्ब 220 वोल्ट पे था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, इसकी रेटिंग है 220
वोल्ट 500 वॉट, लेकिन इस रेटिंग का तो है ये, लेकिन हम इसे कम वोल्ट पे लगा रहे हैं, ठीक है, 110 वोल्ट की सप्लाई पे लगा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इसका जो आपने देखा है मैथमेटिकली भी, जो बल्ब है का पावर कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया है। 125 वॉट ना रह के अब हमें कितना मिल रहा है, 125 पॉइंट कितना मिला, 51 मिला, ठीक है। तो इसका पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है इस वजह से। अगला है इन एन इलेक्ट्रिक कैटल water boils in 10 minutes. It is required to boil the boiler in 15 minutes using same supply means, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से वही वाला क्वेश्चन है, कैटल है एक इलेक्ट्रिक कैटल, और वो क्या कर रही है, पानी को पहले 10 मिनट में बॉईल कर ले रही है। लेकिन अगर ऐसा चाहिए कि वो 15 मिनट में बॉईल करे, 15 मिनट में बॉईल करने के लिए क्या होगा, 15 मिनट में वो बॉईल करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वो टाइम ज़्यादा लगाए, हम चाह रहे हैं वो टाइम ज़्यादा लगाए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की वजह से ही तो हीटिंग होती है, हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि लेंथ भी क्या हो जाए, कम, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ इसकी जो हीटिंग एलिमेंट है ना, उसकी जो लेंथ है वो कम होनी पड़ेगी। तो इसका जो ए वाला आंसर है ये राइट है, ठीक है। अगला है एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्कड फ्रॉम, एक जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब है किस पे काम कर सकता है, डीसी पे काम कर सकता है, एसी पे काम कर सकता है, बैटरी से सप्लाई से भी चल सकता है, तो अबव ऑल। अगला है रेजिस्टेंस ऑफ एन अ टंगस्टन लैम्प डैश डैश एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज, ठीक है। अब किसी भी टंगस्टन लैम्प है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जो होगा वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, वोल्टेज बढ़ाने पे रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। V इक्वल टू आई इंटू आर, अब वोल्टेज बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगला है इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोड्यूस क्या क्या इफेक्ट देता है, आप सभी ने अब छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा, क्लास 7th 8th की एनसीईआरटी बुक में तक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट देता है ये, यस देता है, क्योंकि करंट के चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। लिमिनस इफेक्ट, ग्लो करता है इसलिए लिमिनस इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट, हाँ हीटिंग होती है। केमिकल इफेक्ट, ठीक है, केमिकल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है, बैटरी के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। तो ऑल अबव इफेक्ट, ये सारे ऑप्शंस राइट हैं, तो ई वाला ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑलवेज डिक्रीज इफ, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कब होगा, कब होगा रेजिस्टेंस का डिक्रीज कब होगा, 74th का देखिए सी वाला ऑप्शन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल मोर, जब क्या होगा किसी मटेरियल में, देखिए ये एटम है, एटम के चारों ओर ये है ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पूरे कंडक्टर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, करंट ज़्यादा फ्लो होगी, और करंट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, इफ़ द इफिशियंसी ऑफ अ मशीन इज़ टू बी हाई व्हाट शुड बी लो, अगर आप चाहते हो कि किसी मशीन की इफिशियंसी हाई हो तो इसका सीधा सीधा आंसर है क्या, लो होना चाहिए, लॉसेस कम होने चाहिए। लॉस कम होते हैं तो इफिशियंसी हाई होती है, लॉस ज़्यादा होते हैं तो इफिशियंसी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइजेज, दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये 76 का, अभी मैंने पहले ही बताया था, कोलिजन किस किस के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में से, हाँ एटम दिया है लेकिन आयंस
के बीच में होता है, तो उसका ए वाला ऑप्शन राइट है। तो ये कॉलिजन की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। 77 है, टू बल्ब 500 वाट एंड 200 वाट रेटेड एट 250 वोल्ट। ऐसा नहीं दिया हुआ कि दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, सेपरेटली 250 वोल्ट से ये जुड़े हुए हैं। दोनों के रेजिस्टेंस में क्या रेशियो होगा, रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से आप सीधे सीधे निकाल लोगे, वी स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे आप, 250 मल्टीप्लाई 250 अपॉन पहले की कितना बोल रहे हैं, 500 वाट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए पहले वाले से आएगा 125 ओम। ऐसे ही दूसरे वाले से आप निकालोगे रेजिस्टेंस, वहाँ पे पी की जगह कितना रख दोगे आप, वहाँ पे पी की जगह आप रखोगे 200, तो तब आएगा 312.5, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दूसरे वाले से रेजिस्टेंस क्या आया, ज़्यादा आया, और पहले वाले से कम आया, ठीक है। वैसे भी जब भी क्या होता है, देखो ज़्यादा जो वाट का बल्ब होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो कम वाट का बल्ब होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ से जब, खैर यहाँ ये नहीं बताना ज़्यादा कम, यहाँ पे सीधे सीधे रेशियो बताना है। तो आप रेशियो निकालोगे 125 अपॉन 312.5, तो ये लगभग आपका जो रेशियो आएगा ये आएगा 2:5, ठीक है, ये आएगा 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इज चार्ज बिकॉज। ये चीज़ तो आप पहले से करते हुए आ रहे हो कि ग्लास, ये आपको पता भी होगा कि क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इट गिव अवे इलेक्ट्रॉन। तो सी वाला इसका ऑप्शन राइट है, और उस पर चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन के जाने से। क्वेश्चन नंबर 79, वट एवर वेदर द सर्किट मे बी AC और DC, चाहे सर्किट AC हो चाहे DC, फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इनमें से कौन करंट के मैग्नीट्यूड को कम करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है? इसका आंसर है डी, रजिस्टर अगर बढ़ा दिया जाए, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू रिमूव। क्या रिमूव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? तो इसका जो ऑप्शन है, ये कुछ जो है, मैं इसमें यही कहूँगी कि थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग तो ज़रूर है भाई। इसमें लिखा हुआ थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, यहाँ पे होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट। तो होता क्या है, देखिए न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस है, उसके जो पास वाले ऑर्बिट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, और बाहर जो सबसे आउटर में ऑर्बिट होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो काफ़ी इजी होता है, इन्हें इसलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन जो अंदर के ऑर्बिट्स हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस से टाइटली अटैच रहते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाना काफ़ी टफ होता है। तो इसका जो आंसर है ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट। बात करते हैं 81 की, व्हेन वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन आउट द टोटल करंट वेल। अगर क्या हो जाए, एक पैरेलल लेग सर्किट है, देखिए इस तरीके से है सर्किट, वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन आउट द टोटल करंट विल। देखिए इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, जो टोटल करंट हो जाएगी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, द टोटल करंट विल ज़ीरो, अगर एक उसमें से निकल जाएगा, ये है उसका ऑप्शन। 82 है, इन अ लैम्प लोड व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विच्ड ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लोड। अगर क्या हो, एक लैम्प है, व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विच्ड ऑन द टोटल रेजिस्टेंस लोड, इसका ऑप्शन है डिक्रीज, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
लैंप का लोड जो था वो तो क्या था, 1 के लायक था, लेकिन वहाँ पे क्या कर दिया, ज़्यादा 1 से ज़्यादा लैंप को हमने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे लोड बढ़ गया, वॉट में बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस अपने आप में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सीधे सीधे इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, P इक्वल टू V²/R। तो यहाँ पे P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R के। तो रेजिस्टेंस वॉट बढ़ने से, सीधी सी बात है, वॉट बढ़ने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगला है 2 लैम्प 100 वाट एंड 40 वाट, दोनों किसमें सीरीज में कनेक्टेड है 230 वोल्ट की ऑल्टरनेटिंग जो है 230 वोल्ट सप्लाई से। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देना चाहती हूँ, कहीं मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल की तरह हो सकता है मैं एक और वीडियो उसकी बना दूँ इसको डिटेल में समझाने के लिए, लेकिन आप बस अभी इतना समझ लो, जब दो बल्ब आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक बल्ब की रेटिंग ज़्यादा है दैट इज़ 100 वाट, और एक बल्ब की है कम 40 वाट, ठीक है। जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे, देखो, तो जिसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, जिस बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। वोल्टेज ड्रॉप किस में ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप उसमें ज़्यादा होगा जिसकी पावर कम होगी। P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। जिसकी पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा, ठीक है। P इक्वल टू IR होता है ना, उसका वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा वॉटेज कम होने की वजह से। अब इस वजह से क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है तो कम वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर आप वैसे सोचो कि ज़्यादा वाट वाला तो ग्लो ज़्यादा करता है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि ज़्यादा वाला ज़्यादा ग्लो कर रहा है कम वाला, यहाँ पे दोनों को सीरीज़ में जोड़ा गया है। इंडिविजुअली तो ज़्यादा वाट वाला ही ग्लो करेगा, लेकिन जब दोनों को कम और ज़्यादा वाट, जैसे 100 वाट और 640 वाट, इन दोनों को एक साथ जोड़ा है, तो जब आप यहाँ पे देखोगे वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप ना ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा होगा, तो ये ग्लो ज़्यादा करेगा। अब चाहे आप इसको न्यूमेरिकली प्रूफ भी कर सकते हो, तो इसके लिए एक पूरा वीडियो 20 मिनट का इसमें पूरा टाइम लगेगा आपको समझाने में, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो आप इसे ईजिली ऐसे समझ सकते हो। हाँ, अगर दूसरा केस ऐसा होता है, दूसरा केस क्या होता है कि दो बल्ब एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्या होगा, दो बल्ब अगर एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक है 100 वाट में, अभी मैंने डायग्राम कुछ डिफरेंट सा बना दिया, और एक है 40 वाट। अब देखो जिसमें ज़्यादा क्या होगा, दोनों में तो वोल्टेज तो सेम होगी, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। रेजिस्टेंस कम किस में होगा, 100 वाट में होगा, तो यहाँ पे 100 वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। कब, जब दोनों पैरेलल में होंगे तो ज़्यादा वाला ग्लो करेगा, जब दोनों सीरीज़ में होंगे तो कम वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार स्टेट लेवल के AJE लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस सब में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, ये कौन ज़्यादा ग्लो करेगा कौन कम ग्लो करेगा, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में आप सेट कर लो, हमेशा कम वाला जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, किसके केस में, सीरीज़ के केस में। चलो बढ़ते हैं 84th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई इसमें। रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वाट लैम्प विल बी। सीधा सा क्वेश्चन है भाई कि रेजिस्टेंस निकालना है, R इक्वल टू V²/R P, ठीक है, यहाँ P आ जाएगा, R इक्वल टू V²/P। तो यहाँ पे V कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन P यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपको मिलेगा 484 ओम। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट है। तो आज हमने 84th क्वेश्चन तक क्वेश्चन नंबर तक कर लिया है। कल हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 से। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।